हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन जो हम इफ़ेक्टिव वेज ऑफ टीचिंग और उसके प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, उसका थर्ड पार्ट है ये। हमने कुछ अपने सिद्धांत को अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था। जैसे कि हमने सबसे पहले इंटरेस्ट को जाना था कि बच्चों में हमें इंटरेस्ट डेवलप करना होता है जब हम टीचिंग प्रोवाइड करें। जितना मतलब बच्चे इंटरेस्टेड होकर पढ़ेंगे तो लर्निंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। दूसरा, बच्चे को मोटिवेट करते हुए चलना है, क्योंकि मोटिवेशन से क्या होगा, वो एक अच्छी उनमें एनर्जी जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, उनमें उत्साह बढ़ेगा, जिस वजह से क्या होगा, वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और यहाँ पर भी अधिगम जो है, लर्निंग जो है वो प्रभावित होगी कहीं ना कहीं इस कारक से। दूसरा, रिवीजन, जितना ज़्यादा वो अभ्यास करते चलेंगे उतना ज़्यादा उनको क्या रहेगा, उनकी जो भी कुछ वो पढ़ रहे हैं वो उनके फिंगर टिप्स पर रहेगा, कह सकते हैं। जितना बार बार अभ्यास करेंगे उतना उनको वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उनको उतना ज़्यादा बढ़ेगा उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से जिस पर कि वो रिवीजन कर रहे हैं। दूसरा, इंडिविजुअल डिफरेंस हर क्लास में, कक्षा में दिखाई देता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा जो है उसके अंतर्गत हर बच्चे के पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए, उसके बैकग्राउंड को देखते हुए शिक्षक को क्या है, शिक्षण यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। सिर्फ एक बच्चे को नहीं देखना बल्कि सारे बच्चों के अकॉर्डिंग जो है वो टीचर यहाँ पर देनी है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना है। और लास्ट हमने जो पढ़ा था वो था आपका एक्टिविटी, कि बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षण देना है। गतिविधियाँ कराकर बच्चों को कंसेप्ट जो है वो समझाने हैं, तो बच्चा जो है वो इस तरह से ईजिली जो है कंसेप्ट को समझ पाएगा और वो कंसेप्ट उसके माइंड में लाइफ टाइम तक रहेगा। ठीक है, आपको किसी भी, जैसे ताजमहल के बारे में कोई भी एक देना है तो आप ताजमहल घुमाने ले जाइए बच्चे को। जब ताजमहल घूमेगा, सब कुछ देखेगा अपनी आंखों से, तो ईजिली उसको उसके बारे में जो भी तथ्य वगैरह हैं ईजिली समझने में कह सकते हैं कि आसानी हो जाएगी। तो ये था हमारा लास्ट, ये तो हम कह सकते हैं कि रिकैप हो गया एक तरह से। अब हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट एम से। तो डेफिनेट एम की अगर हम बात करें, ये क्या है आपका, कि एक उद्देश्य होना चाहिए बच्चे में, है ना। हम लोग एक उद्देश्य के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। कुछ उनका क्या मानना ये होता है, अरे जो भी फॉर्म आ रहा है सब में डालेंगे, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। ये धारणाएं, ये बिलीफ भी आप लोगों ने काफ़ी अपने आसपास देखे होंगे और हो सकता है आप में से भी कुछ इस धारणा के व्यक्ति हो। तो देखिए, कहते हैं कि जब दो नाव में सवार होंगे तो डूबेंगे ही। एक नाव में सवार, अब आप सोचो कि एक नाव है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो एक तरह से लीक है और दूसरी नाव जो है वो भी लीक है। तो आप ये सोचोगे, अच्छा दोनों नाव ही खराब हो रही हैं, एक पैर इसमें रख लेते हैं, किस में रख लेते हैं, हो सकता है कोई एक तो हमें पहुंचा ही देगी। उस केस में क्या होगा, नाव एक भी आपको नहीं पहुंचा पाएगी और आप रास्ते में ही डूब जाओगे। लेकिन अगर आप एक ही नाव में बैठ गए कि चलो बैठ ही जाते हैं, पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी कोई बात नहीं, तो वो आपको कहीं ना कहीं पार लगा देगी। तो दो नाव में सवार होकर डूबना ही डूबना है, ये बात आप याद रखिएगा। बहुत ही कम होते हैं जो निकल जाते हैं। तो वही, अगर एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए बच्चे का, एक स्टूडेंट का, जिस डायरेक्शन में वो क्या होगा, अपनी स्टडी कर सकता है। ठीक है, तो लर्निंग को ऐसे फोकस उस चीज़ पर कराना है जो कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है। आप जैसे कि अब आप लोग को डॉक्टर बनना है तो आप लोगों ने पहले से ही प्रिपरेशन की होगी, एट द लास्ट टाइम थोड़ी ना आप प्रिपेयर करेंगे। आपको बनना डॉक्टर था, मैथ्स ले लिया 11th-12th में, क्या करें, करना बीटेक था, बायो ले ली, अब क्या करें, है ना। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था और कॉमर्स लिया ही नहीं, तो ये थोड़ी ना। अब आप अपना उद्देश्य जो है वो अपना कह सकते हैं प्रीवियस पहले से ही बना लें और उस डायरेक्शन में जब स्टडी करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बच्चे को जो भी लर्निंग है उसको फोकस कराना है उस चीज़ पे जो वो करना चाहता है। टीचिंग को एक प्लान्ड वे में रखना है, ठीक है, टीचिंग मेथड्स के साथ और कुछ उद्देश्य के साथ टीचर को एक डेफिनेट एम बनाना है क्लास से पहले,
एंड दिस विल मेक स्टूडेंट मोर क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड इन लर्निंग। तो ये बात तो बच्चे की थी कि बच्चे का एक डेफिनेट एम होना चाहिए, लेकिन टीचर की बात आ रही है क्योंकि शिक्षण इफेक्टिव कैसे होगा, तो उसके लिए जिस तरह से मैंने अभी बताया कि बच्चे का एक जो निश्चित उद्देश्य होगा तो उस अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में पढ़ाई करेगा, वैसे ही टीचर बच्चे को क्लास में आज क्या पढ़ाने वाला है उसके लिए वह भी अपना एम निर्धारित करे। मान लीजिए कि टीचर को क्लास में आज गुड मैनर्स पढ़ाने हैं, तो आपको गुड मैनर्स पढ़ाने के लिए पहले से ही प्लानिंग कर ले कि कितना कितना उसको टाइम पीरियड लेना है, कितने दिनों में उसको अपना ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है, किन किन गतिविधियों का वो यहाँ पर यूज़ करेगा बच्चों को कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना है, तो ये सब कह सकते हैं कि पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। एक किस उद्देश्य के साथ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस उद्देश्य को आपको पहले ही डेवलप कर लेना है, ठीक है। तो एक डेफिनेट एम होना चाहिए वाइल टीचिंग, क्योंकि जब एक निश्चित उद्देश्य होगा तो बच्चे भी क्यूरियस रहेंगे। जैसे ये नहीं कि अच्छा क्लास में पहुँचे, मन हुआ कि आज मैटर पढ़ा देते हैं, मतलब कुछ आपने देखा होगा जनरली टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री का सेम होते हैं, तो बायो के अलग हो गया, कोई तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ाते हैं। जब आप 9th और 10th होते हैं, जब कंबाइंड फॉर्म में होता है तब की बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब आप गए क्लास में, आपका मन नहीं हुआ, आपने कल आपने पढ़ाया था मोशन और आज आपने जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया लाइफ प्रोसेस, मन ही नहीं किया, ठीक है, किसी सेल पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब बच्चा क्या था, अब बायो की बुक लेकर ही नहीं आया बच्चा, क्योंकि बच्चे को लगा था आज तो सर ने फिजिक्स पढ़ाया था कल भी फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वही है कि अब इससे क्या होगा, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि ना उनके पास बुक होगी ना वो इसके लिए तैयार थे। तो एक पर्टिकुलर एम लेके चलना है, पहले ही आज ही बता देना है कि कल हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, आप सब पढ़ के आइएगा। अब बच्चे उसको कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे, उससे रिलेटेड अब आप उनसे जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करोगे तो वो क्यूरियस रहेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे ने 4-5 टॉपिक्स जो है उस टॉपिक के कंसेप्ट के पढ़ लिए, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहेगा, अच्छा कल हम क्लास में जाएंगे, सर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम ही आंसर करेंगे, तो फिर हम मतलब क्लास में आप बोलते हो अच्छा बहुत इंटेलिजेंट है एंड दिस एंड दैट। तो स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्यूरियस रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं लर्निंग में, अगर टीचर जो है वो एक निश्चित उद्देश्य के साथ बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करता है। कल क्या पढ़ाना है इसके बारे में आज ही क्या है डिसाइड करना है और उस अकॉर्डिंग शिक्षण देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिवीज़न की, विभाजन, ठीक है। डिवीज़न अगर हम देखें तो लर्निंग को आसान बनाने के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को क्या करना है, यूनिट्स में डिवाइड कर देना है। और कैसे डिवाइड करना है कि यूनिट्स में क्या रहे, आपस में लिंक रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा, अब तो क्या होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं, समेटिव असेसमेंट्स होते हैं, तो उसमें अब फॉर्मेटिव मतलब मान लीजिए FA1 हुआ, पहले क्या था, एक अगर 18 चैप्टर्स हैं तो ये 18 चैप्टर साल के अंत में मार्च में जो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे उन एनुअल एग्ज़ाम्स में इकट्ठे 18 के 18 चैप्टर आ जाएंगे। अब वहाँ पर लर्निंग जो है वो इफेक्टिव नहीं हो रही, क्योंकि बच्चा 18 चैप्टर नहीं पढ़ पाएगा, पूरे साल वो नहीं पढ़ता है, एग्ज़ाम नहीं हो तो, है ना। तो ये जो प्रक्रिया थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। फिर सिर्फ हाफ ईयरली और एनुअल होना शुरू हुए, ठीक है। 6 मंथ पे आपका हाफ ईयरली हुआ और इस 6 मंथ के बाद आपका एनुअल हो गया। अब क्या हुआ, ये जो 18 चैप्टर्स थे, बताइए 9 2 18, हाफ ईयरली में 9 चैप्टर्स आ गए और एनुअल में 9 चैप्टर्स आ गए। अब ये जो 9 चैप्टर्स थे ये भी इजी नहीं थे, यहाँ पर भी जो लर्निंग थी उतनी इफेक्टिव नहीं रही। हाँ 18 के कंपैरिजन में थोड़ा इफेक्टिव थी, बट उसने भी वर्क नहीं किया, कि 6 महीने में भी बच्चा कुछ नहीं पढ़ता। अब जो प्रणाली आई उसमें आपका क्या हुआ, FA1 हुआ, FA2 हुआ, ठीक है। इस FA1 में आपके 1 और 2 चैप्टर्स आ गए,
इस FA2 में आपने 3 और 4 चैप्टर्स पढ़ लिए, क्योंकि जो आपका कह सकते हैं कि इंडेक्स होता है बुक का, वो इसी अकॉर्डिंग होता है। जो चैप्टर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण कड़ी होती है, वो सबसे पहले होती है और उसके बाद ही। तो इस तरह से आपने देखा 1 और 2 चैप्टर आपने FA1 में करा लिए, FA2 में आपके 3 और 4 2 चैप्टर्स हो गए। अब आपके आएंगे SA1। यहाँ पर आपने देखा कि स्टार्ट हुआ आपका सेशन अप्रैल से, तो अप्रैल में आपने पढ़ाया, ठीक है। 15 में अप्रॉक्स तक क्लासेस लगती हैं और फिर क्या होता है, आप 20 डेज जो है वो पर एक्सीड कर दिए हैं। तो मान लीजिए आपने 10 मई तक क्लास लगाई, 40 डेज की क्लास में 2 चैप्टर ईजिली हर सब्जेक्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो FA1 जो था वो आपका मई में हो गया, ठीक है। अब जून जुलाई की छुट्टियां पड़ गई, वहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह चली हैं, ऑल एक्टिविटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर दी। जो भी आने वाला है बच्चा उसमें वर्क करेगा छुट्टियों में। जुलाई में आपने सिलेबस कराया और अगस्त में आपने FA2 करा दिए, और फिर उसके बाद आपने अगस्त के 15-10 स्टार्टिंग में ही करा दिया, और फिर उसका टाइम दिया अगस्त का मंथ और सितंबर का मंथ, हाफ अक्टूबर दिया, और लास्ट अक्टूबर में आपने हाफ ईयरली एग्जाम्स करा दिए। तो हर मंथ जो है टेस्ट हो रहे हैं। अब ये 1, 2 और 3, 4 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। अब कितने चैप्टर्स देने थे? 9 चैप्टर्स देने थे। 4 चैप्टर्स आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप SA1 में जो है वो बाकी के 5 चैप्टर्स दे देते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये सारे ही दे दिए जाते हैं अगर कम है सिलेबस, क्योंकि ये तो बच्चा पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, फिर से दे दिए। ये 2 थोड़े नए हो गए, तो क्या है कि डिवीज़न कर देनी है। अब बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ पाएगा। 1 महीने में उसे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ये उसका टारगेट है, उसने 2 चैप्टर पढ़ लिए और हर महीने पढ़ रहा है फिर, है ना। तो क्या करना है? डिवीज़न करनी है। अगर टीचिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो डिवीज़न करनी है। जब पार्ट में डिवाइड होगा सेशन, ये जो आपके FA1 FA2 हुए, FA3 FA4 हुए, इनकी बेस पे क्या हो रहा है, आपका सिलेबस जो वाइड है वहाँ पे पढ़ाई जो है, जो लर्निंग है वो अच्छी हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक लर्निंग की। डेमोक्रेटिक लर्निंग की अगर हम बात करें तो इफ़ द बिहेवियर ऑफ द टीचर इज अथॉरिटेरियन, अगर जो टीचर है उसका जो नेचर है वो अथॉरिटेरियन है, कि मतलब कह सकते हैं हम ऑर्डर देने वाला है, कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है, हाँ, तो स्टूडेंट्स क्या होंगे, उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और ना ही क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चे ने कुछ भी पूछा और आपने उसको डांट दिया तो बच्चा बात नहीं कर पाएगा। उसको आपने कुछ भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि रूडली वे में सिर्फ चैप्टर समझा दिया अपनी लैंग्वेज में और बोल दिया कल आपका टेस्ट होगा या कल आपको ये वर्क करके आना है। आज बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, वो डर के मारे अगर मैं कहूँगा टीचर मुझे डांट भी देते हैं टीचर्स, तो टीचर मुझे डांटेंगे, बच्चा कुछ पूछ रहा है और आपने चुप रहो पहले मुझे पढ़ा लेने दो। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि बच्चे ने बीच में क्वेश्चन पुटअप किया, उसको समझ में नहीं आया कि सर ये डोंट डिस्टर्ब दी क्लास, चुप रहो बाद में पूछिएगा, ठीक है पहले मुझे पढ़ाने दो। तो इस तरह के वर्ड चीज़ें यूज़ करता है, बच्चा डर जाता है। अब यही कहलाता है अथॉरिटेरियन टीचर। अब बच्चा जो है वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब पूछेगा नहीं इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, नेक्स्ट डे अगर टेस्ट आप लेते भी हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो लर्निंग यहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं होगी क्योंकि बच्चा टीचर से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, डर की वजह से वो अपने डाउट्स ही क्लियर नहीं कर पाएगा, डाउटेड वे में ही रहेगा और इस तरह से जो भी कंसेप्ट प्रोवाइड किया गया था वो उसके समझ में नहीं आएगा और कहीं ना कहीं इस तरह के नेचर की वजह से वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं भी करेगा। कुछ बच्चे तो आ जाएंगे नेक्स्ट डे टेस्ट है, लेकिन अब कुछ बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया, तो उन्हें लगेगा नंबर कम आएंगे, सर हमें डांटेंगे, पनिशमेंट देंगे एंड ऑल, एंड दे विल बी जस्ट पैसिव लर्नर्स। और इसी कारण की वजह से वो कैसे हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे। अब उनका लर्निंग में जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पर डिमिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बट इफ़ द टीचर इज़ डेमोक्रेटिक, अगर जो टीचर है वो प्रजातांत्रिक होगा, स्टूडेंट्स विल आस्क क्वेश्चन एंड क्लास विल बी मोर इंटरेक्टिव। अब अगर टीचर हमारा डेमोक्रेटिक होगा तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, क्वेश्चन मतलब सबको हक है कि कुछ कोई क्वेश्चन करने का सबको अधिकार है। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे, टीचर उसका आंसर दे रहा, नहीं भी आता तो टीचर कहता था आज नहीं कल बताऊंगा। बच्चा बिल्कुल श्योर है कि सर कल हमें ज़रूर बताएंगे, मैम हमें कल बताएंगी, वेट कर रहा है, कोई बात नहीं आज पता नहीं चला कल पता चलेगा, ठीक है। अब उसके डाउट जब टीचर बच्चे के साथ क्वेश्चन आंसरिंग में उसको डांट नहीं रहा, वो बच्चा कुछ भी पूछ रहा है तो उसको क्लियर कर रहा है कंसेप्ट, बच्चे के डाउट्स हो रहे हैं क्लियर टाइम टू टाइम।
डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, टीचर उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, उनके पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा है, तो बच्चे जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंटरेस्टेड रहेंगे लर्निंग में, पार्टिसिपेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में, ठीक है, और क्लास जो होगी वो आपकी अट्रैक्टिव होगी। क्वेश्चनिंग का जो दौर रहता है कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें टीचिंग की, वहाँ पर क्वेश्चन आंसरिंग का जो प्रोसेस जितना ज़्यादा रहता है, कंसेप्ट जो है वो उतने ज़्यादा क्लियर होते हैं। मान लीजिए टीचर ने कोई भी कंसेप्ट जो है वो समझाया, उसमें से किसी भी बच्चे ने अगर उठकर एक क्वेश्चन पूछ लिया और उस क्वेश्चन को जब टीचर वापस से अब अकेले जाके उस बच्चे को तो बताएंगे नहीं, आइए स्टाफ रूम में बताएंगे या बाहर चलो, बाहर चल के बताते हैं, क्योंकि बाकी बच्चों ने नहीं पूछा, ही क्वेश्चन तुमने पूछा तो आंसर सिर्फ तुम्हें बताएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, टीचर क्लास में ही बताएगा। तो वो जो बाकी के बच्चे थे जो नहीं पूछ पाए या उस जगह तक नहीं पहुंच पाए, उनको भी उस चीज़ के बारे में समझ आ गया। तो क्वेश्चनिंग की जो फॉर्म रहती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। सबके माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, सब अपने अपने क्वेश्चंस को पूछेंगे और इस तरह से कंसेप्ट का हम कह सकते हैं कि होलिस्टिक फॉर्म जो है वो बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक जो है उसका कंसेप्ट पहुंच जाएगा। तो क्लास में जो माहौल है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, टीचर डेमोक्रेटिक होना चाहिए, क्वेश्चंस के आंसर बच्चों के वो करें, रूडली बिहेव ना करें, उनको क्वेश्चंस करने का अधिकार है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके क्वेश्चंस को आंसर करें। नहीं आता टाइम ले लें एंड देन आंसर करें, ठीक है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सर्वज्ञाता तो कोई नहीं होता, ठीक है, टीचर भी पढ़कर ही वहाँ तक पहुँचा है और जब आपके माइंड से कुछ स्लिप हो सकता है तो टीचर के माइंड से भी स्लिप हो सकता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा जो हमारा ये सेशन है, लेक्चर ज़्यादा है इसमें, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए चल रही हूँ ताकि आपको भी बोरिंग फील ना हो, ठीक है। आप अपनी स्कूल लाइफ यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए, जैसा हम सभी के साथ होता था, ठीक है। तो इमेजिनेशन के साथ हम आप इस सेशन को पढ़ेंगे तो बोर नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ रिक्रिएशन, ये हमारा लास्ट है। रिक्रिएशन की अगर हम बात करें तो टू मेक क्लास ह्यूमरस एंड टू टैकल द फटीग ऑफ लेंदी क्लास, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बाय टीचर्स इज नेसेसरी। अब देखिए क्या होता है कि छोटे बच्चों का मानते हैं यहाँ पर जो प्ले ग्रुप में है, अब उन बच्चों को पता है 2-3 आवर्स मैनेज करना स्कूल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वही है कि लेंदी जो क्लास है उसका जो फटीग है कह सकते हैं, उससे निपटने के लिए क्या करा जाए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कराई जाए बच्चों से। होता भी है अभी आप अगर आपके छोटे भाई बहन या फिर जो भी आपके घर पे अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो प्ले ग्रुप स्कूल में अगर जा रहे हैं तो आप सभी ने देखा होगा डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि कल मैंगो डे है, सबको येलो पहन के जाना है। अब उन्होंने क्या किया, मैंगोज़ बनवा लिए, सबसे बच्चे मैंगो बनाने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, कलर्स लगा रहे हैं, उनको जिसका मैंगो अच्छा है उसको गिफ्ट दे रहे हैं। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी कराएंगे, अब सबको लगे कि कल उसको गिफ्ट मिला था, अब मुझे लेना है इस बार, वो अच्छे से उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और क्या होगा, जो टाइम है 2-3 घंटे का वो कब गुजर जाएगा उन्हें पता नहीं चलेगा। हर सैटरडे को जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं प्ले स्कूल्स में, उससे क्या है बच्चों में क्या है इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है और जो लंबा क्लास सेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ठीक है। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करानी चाहिए लेंदी लेक्चर्स को हम कह सकते हैं कम करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें अपर क्लासेस में तो वहाँ क्या होता है, रिक्रिएशन में आपको प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं या फिर कह दिया गया कि कोई भी टॉपिक है, क्लास में ही होता है ऐसा कि आपके जो कंसेप्ट ना उनमें आपका डिबेट करवा दिया कि एक फेवर में बोलेगा, एक आपका अगेंस्ट में बोलेगा, दोनों लोग बोल रहे हैं, सबके आइडियाज़ अलग अलग आइडियाज़ निकल रहे हैं, बाकी क्लास के बच्चे सुन रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं और उनका वो पार्ट जो है वो स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि डिबेट करने के लिए उन्होंने पहले से प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि वो हम कह सकते हैं कोई वक्ता तो है नहीं, कोई नेता तो है नहीं जो डिबेट कर लेंगे, उससे पहले प्रैक्टिस की होगी। तो ऐसे ही रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ को कराया जाए ताकि क्लास जो हो वो ह्यूमरस भी रहे और लेंथी लेक्चर्स को जो है वो यहाँ पर टैकल किया जा सके। आपने 40 मिनट्स का अगर लेक्चर हो रहा है, 20 मिनट्स आपने प्रोवाइड कर दिए लेक्चर में और 20 मिनट्स आपने दे दिए कि कल जो पढ़ाया था उसकी बेस पर हम यहाँ पर डिबेट कराएंगे कल, या प्ले हो मतलब या आपको स्पीच डिलीवर करनी होगी या हम क्विज कराएंगे एंड ऑल, ठीक है।
तो ये थे आपके शिक्षण के सिद्धांत। एक बार सबको देख लेते हैं क्या क्या थे, बताएंगे नहीं, सिर्फ आप देखते चलिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इट्स ऑन यू। तो ये थे आपके शिक्षण सिद्धांत। इनके बेसिस पे अगर शिक्षण प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को बाय आर टीचर, तो जो लर्निंग होगी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, स्टूडेंट्स एक्टिव लर्नर्स होकर पार्टिसिपेट करेंगे और कह सकते हैं कि उनके बिहेवियरल चेंज में अच्छा डिफरेंस हम सभी को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आती है हमारी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू टीचिंग। अगर अब हम शिक्षण की बात करें तो इससे रिलेटेड हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, उनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से भी पूछे जाते हैं। टीचिंग पे तो क्वेश्चंस जो बेस होते हैं वो थोड़े ऐसे ही होते हैं, स्टेटमेंट्स टाइप, उनको आपको समझना होता है, क्योंकि हमें 2-3 स्टेटमेंट सही लग रही होती है, वैलिड कौन सी ज़्यादा है, इसीलिए शिक्षण सिद्धांत यहाँ पर आपको समझाए गए हैं, तो ये आप माइंड में रखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट है पहली टर्म जो है हमारी, दैट इज़ करिकुलम। करिकुलम जो आपकी पाठचर्या है, तो जो टर्म करिकुलम है वो आपका रेफर करता है किससे, लेसन से, पाठ जो है, एंड एकेडमिक कंटेंट टॉट इन अ स्कूल, और वो एकेडमिक कंटेंट जो कि स्कूल में पढ़ाया जाता है एक स्पेसिफिक कोर्स या फिर प्रोग्राम में, जैसे मैंने बोला पाठचर्या। तो पाठचर्या के बारे में आप सभी जानते हैं, यहाँ पर क्या है, लेसन्स आपके आ रहे हैं और जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा उसका एक रिकॉर्ड होता है, एक लिस्ट होती है। नेक्स्ट, इट कुड ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस दैट अ स्टूडेंट अंडरगोज एंड द स्टूडेंट मस्ट पास दिस। या फिर हम इसको अलग वे में अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह से सम टोटल है उस सारे एक्सपीरियंस का जो कि स्टूडेंट, जिसके थ्रू स्टूडेंट जो है पास होता है, मतलब वहाँ से गुजरता है, ठीक है। जैसे मतलब किस तरह से लेसन, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस किस चैप्टर में क्या क्या आपके कंसेप्ट है, तो इन सब से वो पास होता हुआ आगे बढ़ता है, तो ये उसका एक्सपीरियंस रहता है। जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तभी तो जाके आप एग्ज़ाम देते हो फाइनल और फिर दूसरे क्लास में पहुंचते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज सिलेबस। ये तो पाठचर्या थी। नेक्स्ट हमारा सिलेबस आता है। ये सिलेबस तो आप सभी को पता है क्या है आपका, कि पता है कि ये हमारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, कितने टॉपिक्स आ रहे हैं एंड ऑल। तो ये हम कह सकते हैं ये एक प्लान होता है जो कि सब्जेक्ट को शो करता है, बुक्स को शो करता है जो कि आपको एक पर्टिकुलर कोर्स में पढ़ना है, स्पेशली वो कोर्स जो कि एग्ज़ाम से लीड कर रहा है, लीड से नहीं। जैसे कि आप लोग मान लीजिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो कितना सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। जैसे कि अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो वहाँ सबसे पहले आपके अभी UGC नेट का एग्ज़ाम जब आपने दिया, इसके लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, सबसे पहला काम आप सभी ने क्या किया होगा, सिलेबस डाउनलोड किया होगा। उस सिलेबस की बेसिस पर ही तो आपने अपनी जो की प्रिपरेशन थी उसको दिशा दी होगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड पर आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना है, आपको कम्युनिकेशन पढ़ना है, आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है, ठीक है। आपको UGC नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में भी जानना है, कब स्थापना हुई थी, किसने की थी, कौन अध्यक्ष था एंड ऑल, ठीक है। तो क्या करा, आप सिलेबस को आपने जो है वो एक बार जाना, क्योंकि सिलेबस जब आप जानेंगे उस अकॉर्डिंग पढ़ पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये सिलेबस जो होता है वो एक प्लान होता है जिससे कि आप क्या करते हैं, अपने कंसेप्ट को तैयार करते हैं, या फिर किसी भी कोर्स के लिए आपका एक प्लान होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है उस पर्टिकुलर कोर्स में। या फिर ये डिस्ट्रक्टिव रहता है नेचर में, और ये क्या करता है, ये कोशिश करता है कि ये एक आउटलाइन प्रोवाइड कर दे आपको टॉपिक को, या फिर उस टॉपिक को समराइज़ कर दे जो कि आपको कवर करना है। जैसे आपने देखा, आप अपने UGC का जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे नेट का, तो वहाँ सबसे पहली हेडिंग आपको दिखाई देगी रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। मान लीजिए रिसर्च एप्टीट्यूड आपको दिखाई दिया। अब इस रिसर्च एप्टीट्यूड, ये क्या है, आपकी मेन हेडिंग हुई। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो यही तो सिलेबस है। अब आप तो ये क्या कर रहा है, इस रिसर्च एप्टीट्यूड को समराइज़ कर रहा है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आउटलाइन क्या दी, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। अब इस रिसर्च एप्टीट्यूड में आप क्या क्या पढ़ोगे, कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हो, मतलब मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, कंसेप्ट ऑफ रिसर्च पढ़ो, सबसे पहले यही आएगा। फिर आपने स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़े, ठीक है, आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग रिसर्च पढ़ा। तो ये क्या है, ये
उस टॉपिक को समराइज़ कर रहे हैं जो जो आपको कवर करना है। क्लियर है? ये आपका सिलेबस हो गया। ये भी आपका किस में आ जाता है, इफेक्टिव वेज ऑफ टीचिंग में आ जाता है कि मतलब पढ़ाने से पहले एक बार सिलेबस की जो है वो आउटलाइन आप बच्चों को प्रोवाइड कर दी। इसीलिए आपकी बुक पे सबसे पहले सिलेबस लिखा होता है कि आप समझ सकें आपको क्या क्या पढ़ना है एंड किस पैटर्न में जो है वो आपको स्टडी करनी है। जो हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज़ इंडोक्ट्रिनेशन। इस इंडोक्ट्रिनेशन की अगर हम बात करें तो एक तरह की भावना, इसको वर्ड दिया जा सकता है, इसको हम समझाना भी कहते हैं, ठीक है, सेंसेशन भी कहते हैं। काफ़ी सारे वर्ड्स रहेंगे इसके जब आप अगर इसको सर्च करेंगे तो ये इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो समझाना है या फिर कह सकते हो भावना है। तो हम इसको एक बार देखते हैं कैसे। तो प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग एन आइडिया, जब आप किसी भी एक आइडिया को, किसी एक तथ्य को या एक किसी भी बिलीफ को जब आप रिपीट करते हो किसी को भी, तो वह जो प्रक्रिया होती है वो आपकी इंडोक्ट्रिनेशन कहलाती है। लेकिन कब? जब तक कि वो जिसको भी आप समझा रहे हो वो उसको एक्सेप्ट ना कर ले, ठीक है, विदाउट क्रिटिसिज्म और क्वेश्चन। मतलब जब तक कि जिसको भी आपने कुछ समझाया, ठीक है। तो इंडोक्ट्रिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमने किसी भी बच्चे को मैटर पढ़ाया, हमने उसको मैटर तब तक समझाया कि जब तक कि उसके क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हो गए। क्वेश्चन आपके कब ख़त्म होंगे? जब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक तो आप पूछोगे ना, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, इससे कैसे क्या होता है, अच्छा ये क्यों नहीं हुआ, पूछेंगे। लेकिन जब आप समझ जाओगे तो फिर आप दोबारा क्वेश्चन नहीं करोगे। तो ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है ये एक वही प्रोसेस है कि आपको जो आइडिया है, जो बिलीफ है, उसको तब तक रिपीट करते चलना है जब तक कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो बिना क्वेश्चन किए उसको एक्सेप्ट ना कर ले। यानी कि वही मैंने बताया कि जब वो समझ जाएगा तो वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, और जब तक वो समझे नहीं तब तक आपको उसको समझाते रहना है अलग अलग तरह से, जो भी आप यूज़ करें। डिपेंड्स ऑन यू। टीचर यही करता है, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए उसको बार बार क्या करना है, प्रयास करते रहना है, अलग अलग तथ्यों का इस्तेमाल करना है जिससे कि वो उस कंसेप्ट को समझा सके। और वो कंसेप्ट बच्चा जब समझ जाएगा तो उसके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे, और तब तक वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करता रहेगा जब तक कि वो उस टॉपिक को नहीं समझ पाता। नेक्स्ट है इंडोक्ट्रिनेशन। डॉक्ट्रिनेशन में क्या होता है, जो बिलीफ होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो इम्प्रेस्ड होते हैं दूसरों पर, ठीक है, और कैन बी इंक्लूडेड इन टीचिंग, और ये आपके टीचिंग में इंक्लूड करते हैं, और ये दूसरों पे को कह सकते हैं कि दूसरों पर इम्प्रेस्ड रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, आपके निर्देश होते हैं। तो निर्देश तो आपको क्लासेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हर जगह मिलते रहते हैं। यहाँ तक कि आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो अपने एग्ज़ाम के लिए, उसमें भी आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड होते हैं। तो ये भी आपकी टीचिंग का एक हिस्सा है, ठीक है। अभी आपका रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है यूपी पेट का, और काफ़ी लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया होगा। तो आप देखिए नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, और सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं क्योंकि क्या पता वहाँ पर क्या नई बात की गई। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस कॉमन होते हैं कि ब्लू ब्लैक पेन यूज़ करना है, एडमिट कार्ड लेकर आना है, फ़ोटो ID कार्ड लेकर आना है, फ़ोटोज़ लेकर आना है, ठीक है, परीक्षा से पहले इतने समय पूर्व जाना है एंड ऑल। तो ये इंस्ट्रक्शंस हर एडमिट कार्ड पर कॉमन होते हैं, बट फिर भी हम इनको एक बार गो थ्रू करते हैं कि कुछ भी नया हमें ना बताया गया हो। तो इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाते हैं, निर्देश कहलाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो टीचिंग का एक पार्ट है। बिना इंस्ट्रक्शन की टीचिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे तब तक आप टीचिंग को फॉलो नहीं कर सकते। एंड इट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ कंटेंट बाय द टीचर। और ये इसमें क्या आता है, यानी कि वो कंटेंट आता है जो कि टीचर को जो है वो डिलीवर करना है, बच्चों तक पहुँचाने से। आपने देखा होगा निर्देश दिए होते हैं कि आपके सेशन चैप्टर के एंड में दिया होता है कि स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ के फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपके निर्देश होते हैं कि इतना जो है बच्चे को समझाना है। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी टीचिंग का पार्ट है। लास्ट अगर हम बात करें तो ये आपका 1 वे होता है, जहाँ पर कि टीचर इंस्ट्रक्ट करता है स्टूडेंट्स को। ये तो हमने एडमिट कार्ड का बताया था इंस्ट्रक्शन, लेकिन अगर हम यहाँ पर आपकी बात करें मेनली इंस्ट्रक्शन की कि कैसे है ये टीचिंग का पार्ट, तो इंस्ट्रक्शन क्लास के दौरान स्टूडेंट नहीं देगा टीचर को, टीचर ही स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देता है। कैसे भी हो सकते हैं कि सिट डाउन, स्टैंड अप, है ना, कल आपका टेस्ट होगा, बेटर बी प्रिपेयर फॉर टेस्ट, कल आपकी क्विज कंपटीशन है, ठीक है, कल आपके एग्ज़ाम, आपके
इस डेट से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? सिर्फ टीचर के द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए ये वन वे प्रोसेस है। यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई भी इंस्ट्रक्शन टीचर को नहीं देता। कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने बोला हो आपके 1 वीक के बाद एग्ज़ाम है, किसी स्टूडेंट ने कहा नहीं हम 1 वीक का एग्ज़ाम नहीं देंगे, डेट चेंज कीजिए, हम 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम देंगे, नहीं ना। तो वहाँ पर यहाँ पर सिर्फ क्या है, सिर्फ टीचर इंस्ट्रक्ट करता है, स्टूडेंट नहीं। तो ये प्रोसेस जो है वो आपकी वन वे है। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर की प्रोसेस का, तो वो आपका कैसा है, वो आपका 2 वे प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन टीचर भी पूछेगा, बच्चा आंसर कर सकता है, और क्वेश्चन बच्चा भी पूछेगा, टीचर आंसर करता है, ठीक है। लेकिन ये बात करें अगर हम इंस्ट्रक्शन की, तो ये आपका सिर्फ वन वे है। यहाँ पर सिर्फ टीचर इंस्ट्रक्ट करता है और स्टूडेंट्स उसको फॉलो करना है। कि कल आपको हम फिजिक्स पढ़ा, अगर कोई भी टीचर जैसे एग्जाम्पल दिया ना कि 10th तक आपका साइंस एक ही फॉर्म में पढ़ाई जाती है, सिंगल, तो वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर कोई टीचर जो साइंस पढ़ा रहा है बायो बैकग्राउंड से, तो वो तीनों पढ़ाएगा। अगर मैथ्स से है तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएगा और बायो आपके लिए अलग टीचर पढ़ाएगा। तो इस केस में वो टीचर बताएगा कि आज हम मंडे टू वेडनेसडे हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फ्राइडे थर्सडे टू सैटरडे हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और अगर इन केस अगर बीच में उसको कभी कोई सब, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो अब वो सोचे कि बाकी के 6 डेज हम केमिस्ट्री को देते हैं, उसका सिलेबस रह गया है। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको टीचर प्रोवाइड करेगा और आपको उस बेसिस पे ही जो है वो काम करना है। आई होप आप ये सारी टर्म्स भी समझ गए होंगे जो आपकी टीचिंग में आती है, टीचिंग प्रोसेस में। करिकुलम, सिलेबस और इंडोक्ट्रिनेशन एंड इंस्ट्रक्शन, ये जो हैं आपके टीचिंग के पार्ट्स हैं। सो आई होप आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड पर इफेक्टिव वेज ऑफ टीचिंग, उसके प्रिंसिपल्स एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू टीचिंग सब कुछ समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बाय कमेंटिंग। कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें भी आपको डाउट है। एंड वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद न्यू टॉपिक्स and practice session also. Till that, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.